नमस्कार स्टूडेंट। अब देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय कक्षा 10 के लिए, ट्रिपल एस समरूपता। तो ये क्या होती है, कैसे काम करती है, इसको प्रूव करके आज हम देखेंगे। तो इससे पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए हल करते हैं। अब देखो, इसका सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट कह रहा है यदि त्रिभुजों की संगत भुजाएं, यानी दो त्रिभुज हैं, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं तब उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये कहा गया है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ दी गई है वो लिखेंगे। क्या है? वो कह रहा है दो त्रिभुज, दो लिखा नहीं है, त्रिभुजों कह दिया, यानी दो त्रिभुज होंगे। तो दो त्रिभुज कौन कौन से हैं? एक ए बी सी है, एक है हमारा डी ई एफ। तो हम लिख लेंगे दो त्रिभुज ए बी सी व डी ई एफ हैं। इतना दिया है। और आगे कह रहा है यदि त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं तब उनके संगत कोण बराबर होते हैं। यानी जो इनकी भुजाएं हैं ना, वो हमें समानुपात में भी दी गई हैं। यानी ये ए बी है, इसके अपान में आएगी डी ई बराबर ये बी सी के अपान में आ जाएगी ये ई एफ, और ये ए सी है, ए सी के अपान में आ जाएगी ये डी एफ। इतना दिया गया है। अब हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करते हैं। अब देखिए, जो सिद्ध करना है वो हमने लिख लिया, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, इतना हमने लिख लिया। अब देखो, ऐसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो कुछ ना कुछ एक रचना करेंगे। वो रचना क्या है वो देखिए। रचना हमने की, ये देखो त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज ये जो डी ई एफ है इसमें भुजाओं डी ई और डी एफ में बिंदु पी व क्यू लिए हैं। तो हम इनको लिखेंगे, कैसे लिए हैं? लिख लेंगे त्रिभुज डी ई एफ, इसको थोड़ा हम त्रिभुज डी ई एफ की भुजाओं डी ई व डी एफ पर बिंदु पी व क्यू इस प्रकार लिए हैं जिससे डी पी बराबर ए बी और डी क्यू बराबर ए सी ये हो जाए, ठीक। और पी क्यू को बाद में हमने मिलाया है, तो ये हमने पहले ही कर रखा था, ठीक। अब जो बचा सिद्ध करने को, तो वो हम सिद्ध करते हैं। तो उसके लिए सिद्ध करने को लिखते हैं उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति। इसी को अंग्रेजी में प्रूफ लिखा जाता है। तो उपपत्ति देखते हैं और अच्छे से अब यहीं से हमें समझना है, ठीक है। बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो अब उपपत्ति में हम सब कुछ सबसे पहले देखेंगे हमें दिया क्या है। एक चीज़ ये दी गई है, ए बी अपान डी बराबर बी सी अपान ई एफ और बराबर डी ए सी अपान डी एफ। तो हम ये दो अनुपात ले लेते हैं, ए बी अपान डी और ए सी अपान डी एफ। तो हम ले लेंगे ए बी अपान डी ई बराबर ए सी अपान डी एफ। अब ये कहाँ से ले लिया? कारण में दे देंगे, दिया है, ठीक। इतना दिया है। तो अब आगे एक काम हम क्या करेंगे। अब देखो, यहाँ से रचना जो हमने की है, डी पी ए बी के बराबर, डी क्यू ए सी के बराबर है। तो हम क्या कर देंगे, ये इसी में रख देते हैं। तो यहाँ हम ये चीज़ दिखा देते हैं, चूँकि डी पी बराबर ए बी, यानी ए बी बराबर डी पी व डी क्यू है ना, यानी इसको ए सी बराबर डी क्यू, ये हमने रचना से किया है। तो हम कारण भी दे देंगे रचना से, यानी दोनों ही रचना से हुए हैं। इसलिए ये ए बी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, डी पी रख देंगे। तो डी पी अपान डी ए जो है
वो एज इट इज बना रहेगा। डी बराबर, अब देखो ए सी के स्थान पर क्या रख देंगे, ये डी क्यू, तो डी क्यू अपान टी एफ, ये हमने इतना रख दिया। अब इसको हम उलट देते हैं, उलट देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी ई अपान डी पी बराबर इधर से डी एफ अपान डी क्यू, ये उलट दिया। अब एक काम और करते हैं, इनमें से दोनों पक्षों में एक घटा देते हैं, दोनों पक्षों में एक घटाने पर, चलो एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, डी ई अपान डी पी -1 बराबर इधर से डी एफ अपान डी क्यू -1, इतना आ गया। तो अब नीचे ना करके बाकी इधर हल करते हैं। अब देखो, तब यहाँ से अब एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, डी ई, अब देखो इसका इधर एलसीएम कराएंगे तो क्या आ जाएगा, डी पी माइनस का डी पी अपान डी पी बराबर इधर से डी एफ माइनस डी क्यू अपान डी क्यू, ये चीज़ आ जाएगी। अगर दिख ना रहा हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये चीज़, ठीक। तो अब इतना जब हमने किया, अब देखेंगे चित्र में, अब चित्र में देखो डी ई माइनस डी पी, ये क्या बचेगा, ये भुजा पूरी यहाँ से यहाँ तक डी ई है और इसमें ये डी पी घटा दिया तो बचेगा क्या, ई पी, तो इसको हम लिख देते हैं ई पी अपान डी पी बराबर, इससे देखो ये पूरी भुजा डी एफ है और इससे डी क्यू घट जाएगा तो क्या बचेगा, ये क्यू एफ, तो ये बचा क्यू एफ अपान डी क्यू। अब ये चीज़ आ गई, तो हुआ क्या था, यहाँ पर हमने इसको उल्टा था, देखिए ठीक है ना, तो एक बार इसको फिर हम उलट लेंगे तो ये आ जाएगा डी पी अपान ई पी बराबर इधर से ये डी क्यू अपान क्यू एफ, ये ठीक। अब जब ये कंडीशन आ गई, इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो भुजा पी क्यू है इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है ना, डी पी अपान ई पी बराबर डी क्यू अपान क्यू एफ, तो यही तो थेल्स प्रमेय का विलोम होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हम करते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ये जो पी क्यू है ई एफ के समांतर हो जाएगी, ये थेल्स प्रमेय का रूप आ गया। तो इसका मतलब थेल्स प्रमेय का विलोम यही कहती है कि यदि दो भुजाएं समान अनुपात में बढ़ती हैं किसी भी रेखाखंड से, रेखा तीसरी रेखा से, तो वो क्या होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये इसलिए ये जो है पी क्यू समांतर हो जाएगी ई एफ के, ये जब समांतर हो गई तो अब यहाँ हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। तो इसके लिए अब हम करते क्या है, दोनों इन त्रिभुजों को ले लेते हैं, त्रिभुज ये जो डी पी क्यू है, डी पी क्यू हुआ त्रिभुज ये जो डी ई एफ है, डी ई एफ में अब इसमें क्या देखते हैं, कोण डी बराबर क्या होगा, ये जो कोण डी है, कोण ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण डी के ही बराबर होगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों होगा भाई, कारण हम दे देंगे कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ हिंदी में लिखेंगे उभयनिष्ठ, ठीक। अब देखो कोण ये जो P है ये किसके बराबर होगा, कोण ई के, कोण P बराबर हो जाएगा कोण ई के, कारण दे देंगे संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण बराबर क्यों होते हैं, यदि रेखा समांतर है तो संगत कोण बराबर होते हैं इसलिए। और कोण देखो Q ये
कोण Q बराबर हो जाएगा कोण F के। इसका भी कारण यही संगत कोण होगा, ठीक, संगत कोण। तो अब देखो तीनों कोण बराबर हो गए, तो इसमें हम लगा दें एक नियम ए समरूपता। समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो हमने लिया था डी पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी। अब आगे क्या करते हैं, चलो देखो। अब आगे देखिए, जब ये त्रिभुज दोनों समरूप हो गए तो इससे होगा क्या, ये जो डीपी है यानी ये डीपी डीई के बटे हो जाएगी, बटे डी बराबर ये पी क्यू बटे ई एफ बराबर ये डी क्यू बटे डी एफ, ये कंडीशन हो जाएगी। अब और एक चीज़ देखो, परंतु हमने रचना से क्या किया, ये जो डीपी है ये ए बी के बराबर है, ये देखो। तो ये हम दिखा देते हैं यहीं पर, डीपी बराबर ए बी व ये जो डी क्यू है डी क्यू बराबर ए सी है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये डीपी को रिप्लेस कर देते हैं ए बी से, तो ए बी अपॉन डी बराबर ये जो पी क्यू है, पी क्यू ही रहने वाला है, ई एफ और बराबर डी क्यू, ये ए सी से रिप्लेस हो जाएगा अपॉन डी एफ, इतना हो जाएगा। तो इसको हम कह देते हैं समीकरण 1। और अब एक चीज़ और देखो, यहाँ ये तथा हमें दिया क्या है, ए बी अपान डी बराबर बी सी अपान ई एफ बराबर ए सी अपान डी एफ, ये दिया है। तो हम लिख लेंगे तथा क्या दिया है, ए बी अपान डी बराबर बी सी अपान ई एफ बराबर ए सी अपान डी एफ, ये समीकरण 2। और ये क्यों हुआ, ये हमें पहले से ही दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम समीकरण 1 और 2 को देखें तो देखो ए बी अपान डी बराबर ए सी अपान डी एफ बराबर, तो आपस में ये दोनों भाग बराबर होंगे कि नहीं। तो हम यहीं लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, पी क्यू अपान ई एफ बराबर बी सी अपान ई एफ से ई एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, पी क्यू बराबर बी सी, इतना आ जाएगा। इसको हम चाहें तो कह देते हैं समीकरण 3। अब हम ले लेते हैं एक त्रिभुज ए बी सी और ये डी पी क्यू, इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में, इसमें क्या करते हैं, देखो हमें ए बी पता है डी पी के बराबर है, ए बी बराबर डी पी, ये बराबर क्यों भाई, रचना से कारण दे देंगे। और बी सी बराबर इधर क्या आएगा, पी क्यू, ये समीकरण 3 से, ठीक, 3 से बराबर। और ए सी बराबर होगा डी क्यू के, ये क्यों, रचना से, ठीक, रचना से बराबर किया। अब देखो जब ये स्थिति आ गई तो हम कह सकते हैं, इसलिए अब इसमें कौन सा नियम लगा देंगे, एस एस एस। अब देखो समरूपता नहीं, सर्वांग समता लग रही है, सर्वांग समता लगाएंगे, सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू के। जब ये सर्वांग सम हो जाएगा
तो हम देख कह सकते हैं इसको कथन बी कह देते हैं, ठीक है। और ये जो अभी हमने किया था इसको कह देते हैं ए, ठीक। अब जब ये स्थिति आ गई तो हम लिख देंगे कथन ए व बी से, कथन ए व बी से क्या हो जाएगा। देखो कथन ए में देख रहे जो त्रिभुज डी पी क्यू है वो किसके समांतर है, डी ई एफ के समरूप है। और ये जो त्रिभुज ए बी सी है ये किसके सर्वांग सम है, त्रिभुज डी पी क्यू के। तो अब डी पी क्यू है, इसको रिप्लेस करके हम डी पी क्यू के बजाय ए बी सी रख सकते हैं कि नहीं इसमें, ठीक है ना, क्योंकि सर्वांग सम है। से त्रिभुज हम कह सकते हैं ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। और यही हमें प्रूव करना था जो कि प्रूव हो गया, ठीक। तो आशा है ये पूरी की पूरी प्रमेय अच्छे से समझ में आई होगी। तो समझ में ना आई हो तो एक बार दोबारा प्ले करके देख लेना। तो अब देखते हैं अगली प्रमेय। तो अगली प्रमेय अगले वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना।